महाराष्ट्र को आखिरकार मुख्यमंत्री मिल गया है। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। दो मुख्यमंत्री भी बने हैं, एकनाथ शिंदे, अजित पवार। एकनाथ शिंदे ने शपथ ले ली है, यही बड़ा अपडेट है। और जनता मुझे लगता है जानना चाहेगी, जो दिन भर शपथ के पहले एक ड्रामा सा चला कि एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे, गाँव जाना दिल्ली से लौटने के बाद, बात ना करना किसी से, फिर बीमार हो जाना। तो एकनाथ शिंदे को लेकर आपने लगातार देखा कि चलता रहा एक ड्रामा सा कि वो लेंगे नहीं लेंगे। तमाम लोगों ने तो कहा कि वो तो महाराष्ट्र के फूफा हो गए हैं, उनकी नाराज़गी खत्म ही नहीं हो रही। मगर नाराज़गी खत्म हुई, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। मेरे साथ हमारे दो वरिष्ठ साथी ब्रजेश जी और पंकज जी हैं। इनके जरिए हम ये जानेंगे कि आखिर ये मान मनोवल को जो दौर चला, इसमें फाइनल डील क्या रही, एकनाथ शिंदे कैसे माने, ये वाकई में उनकी नाराज़गी थी या सिर्फ एक दिखावा था अपने लोगों को, अपने समर्थकों को जताने का कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ और मैं हार नहीं मानूंगा अंत तक। सबसे पहले पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो चला पूरा एकनाथ शिंदे वाला, यो अब मैनेज होता तो दिख रहा है कि भाई बन गए हैं, मगर अभी भी मैं देख रहा हूँ टीवी में हेडलाइंस चल रहे हैं कि महायुति में क्या सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, आपको एक बात बताएं कि पॉलिटिक्स में जो है ना, समय का बड़ा रोल होता है। वैसे हर जगह समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब आप सीधा नंबर देखिए, बीजेपी के पास 132 नंबर है और सरकार बनाने के लिए 145 चाहिए। 5 जो है निर्दलीय हैं और 41 जो है वो एनसीपी अजीत पवार के पास है। अब बताइए, बीजेपी को सरकार बनाने से कौन रोक सकता था? और तब जब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी हों, आप इस बात को समझिए, तो ये तो बहुत साफ था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। ये बहुत साफ था। देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, ये बात सबको पता है। देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के लाडले हैं, ये भी सबको पता है। आरएसएस जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में लगी थी, आरएसएस लोकसभा चुनाव में बिल्कुल इनएक्टिव थी। जिस आरएसएस कैडर का पर्सनल इंटरेस्ट था वही एक्टिव था, नहीं तो आरएसएस साइडलाइन थी। आरएसएस को मैनेज करने में, साथ ही विपक्षी पार्टी को कमजोर करने में और पूरे महाराष्ट्र के लिए एक रणनीति बनाने में देवेंद्र फडणवीस की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। आपको याद होगा, जब 2014 में इनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तो उस समय एक और नाम बहुत चर्चा में था। वो कौन? तो वो नितिन गडकरी थे। लेकिन इस बार वो कहीं चर्चा में भी नहीं थे। मैं बीजेपी के अंदर की भी बात कर रहा हूं। तो आप समझिए कि बीजेपी से सिर्फ एक नाम था, वो देवेंद्र फडणवीस था। और वो प्रधानमंत्री मोदी की भी पसंद है और वो आरएसएस की भी पसंद है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री भी रहे तो वो कभी भी कहीं ये कहने से नहीं चूके कि मेरा आरएसएस से संबंध नहीं है, या आरएसएस से उन्होंने कभी दूरी नहीं बनाई। तो एक बात समझिए कि आरएसएस कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने पहचान बनाए रखी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत आपने रेयरली देखा होगा इंडियन पॉलिटिक्स में कि कोई सीएम रहा हो और वो डिप्टी सीएम बन गया हो। ये भी आप देखिए। तो हुआ क्या कि जब एकनाथ शिंदे सीएम बन रहे थे, क्योंकि वो वक्त की नजाकत थी, उनको बनना जरूरी था। माफ करिएगा, शिवसेना को तोड़ने का भी स्क्रिप्ट इन्होंने ही लिखा था। तो सारा क्रेडिट इनके नाम। और जब इनसे कहा गया कि पार्टी के हित में आप डिप्टी सीएम बनिए, तो इन्होंने विलिंगली एक्सेप्ट किया। और उसके बाद कहा जाता है कि ये आरएसएस चीफ के या प्राइम मिनिस्टर मोदी के आंखों के तारे हो गए। खबर तो यहां तक थी कि अगर महायुति हारती है तब क्या होगा। तो यह भी था, चूंकि एक टसल चल रहा था आरएसएस और बीजेपी में कि इस बार अध्यक्ष कौन होगा, तो खबर यह भी थी कि अगर महायुति हारती है तो अध्यक्ष के तौर पर ये देवेंद्र फडणवीस ही चॉइस हो सकते हैं। तो यहां तक की बात पहले से चल रही थी। इसलिए मुझे तो कभी संशय नहीं था कि देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं होने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो कुछ भी कर रहे थे एकनाथ शिंदे, एक मैसेज देना था शिव सैनिकों में कि देखिए, हम सत्ता के इतने लोभी नहीं हैं, लालची नहीं हैं। अपने कैडर्स के बीच में अपनी महत्ता बढ़ानी थी और ये दिखाना था कि जैसे शिव सैनिक पहले बाला साहब के ज़माने में सत्ता के लालची और लोभी नहीं रहे, वैसे हम अब भी नहीं रहे। लेकिन मुझे ये बहुत साफ पता था कि इस सिनेरियो में बीजेपी कभी भी महाराष्ट्र जैसा स्टेट किसी दूसरे
पार्टी के हाथ में नहीं सौंपेगी, वो भी तब जब उसके पास 132 का टैली। बिल्कुल, इतना बड़ा मैंडेट, तो एक बात तो क्लियर थी, ये देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनना है। मगर डिप्टी सीएम को लेकर ब्रजेश जी लगातार, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से खींचतान चल रही है एकनाथ शिंदे की तरफ से, खास तौर पर क्योंकि कल आप एक वीडियो देखिए वायरल हुआ, शाम को जब नेता चुन लिया गया था देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद एकनाथ शिंदे से एक पत्रकार ने पूछा कि कल आप शाम को शपथ ले रहे हैं, तो बोले मैं अभी विचार कर रहा हूँ। तो तपाक से अजीत पवार बोल दिए कि मैं तो ले रहा हूँ, तो उसका बड़ा वायरल हुआ, बड़े मजे लिए गए। थोड़ा एकनाथ शिंदे का जो पूरा एपिसोड चला है, उनका दिल्ली आना, अमित शाह से मिलना, ये मुख्यमंत्री पर अपना दावा नहीं छोड़ना, अंत तक जनता के लिए संदेश देना, बीमार पड़ना, फिर आज उनको उनके कार्यकर्ताओं विधायकों द्वारा मनाना, फिर शपथ, थोड़ा समझाइए क्या हुआ पर्दे के पीछे। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो पंकज जी बोल रहे थे उसके बाद मैं इस प्रश्न पे आऊँगा। जैसे ये उसी वक्त क्लियर हो गया था कि जब जितनी ये जो ज़बरदस्त चमत्कारिक जीत मैं कहूँगा महाराष्ट्र में मिली थी, जब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और शाम को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में उन्होंने जब भाषण दिया, तो उन्होंने स्टार्ट किया मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस। डील उसी दिन सील थी। प्रधानमंत्री के मुंह से पिछले आप 12 साल 11 साल को उठा लीजिए, ये उद्गार बहुत ही लिमिटेड लोगों के प्रति था और किसी और के प्रति नहीं था। तो ये कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई और बनना है। वो महज पोस्चरिंग होती है जो हो रहा था। एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ, एकनाथ शिंदे को प्रधानमंत्री पसंद करते हैं, एकनाथ शिंदे को अमित शाह पसंद करते हैं, और ये माना जा रहा था कि जिस तरह से 2.5 साल सरकार चली, एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के लिए कभी भी कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं खड़ी कर दी, और एकनाथ शिंदे को इस महायुति का कभी भी कमजोर कड़ी नहीं मानी गई, जैसे अजित पवार को मानी गई। और इसके लिए देवेंद्र फडणवीस की भी आलोचना हुई, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने ही अजित पवार को महायुति में शामिल किया था शरद पवार को एनसीपी को तोड़ने के लिए, जैसे शिवसेना के साथ किया गया। लोकसभा में भी बड़े सवाल उठ रहे थे, वो इस्तीफा देने को तैयार थे। एकनाथ शिंदे के दिमाग में जो एक बात आई कि हो सकता हो शायद हम एक प्रेशर टैक्टिक्स डालने की कोशिश करें, जिससे हो सकता हो बीजेपी शायद मान जाए। मुझे लगता है किसी ने उनको बहकाया होगा, क्योंकि जो मैसेजिंग जाने लगी, जिस तरह से उन्होंने बोलना चालू किया कि पहले उन्होंने कहा जो प्रधानमंत्री कहेगा, लेकिन जिस तरह से वो सल्किंग मोड में आए, उसका एक कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया। उन्होंने ये भी कहते कि जनता चाहती कि मेरे लिए वोट दे। तो जो एकनाथ शिंदे की छवि बनती जा रही थी, वो एक ऐसी बनती जा रही थी कि एकनाथ शिंदे पावर छोड़ने से हिचक रहे हैं, और एकनाथ शिंदे किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री बनना चाहते, येन केन प्रकारेण। अदरवाइज जिस तरह की चमत्कारिक जीत मिली, जिस तरह का मैंडेट, वन साइडेड मैंडेट, 137 सीट का 5 हुए, 8 सीट कम का मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 60 थी, तो बीजेपी के अलावा किसी को नहीं बनना था। लेकिन मुझे लगता है कि इसी में इकलौता कारण ये 11 दिन क्यों लगा, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से ये मैसेज नहीं देना चाहती थी कि वो अपने विपक्षी, अपने सहयोगी दलों की राजनीतिक हत्या करके आगे बढ़ना चाहती है। और इसीलिए जितना ये जो अकोमोडेटिव अप्रोच भारतीय जनता पार्टी अपना रही थी कि वो किसी भी सूरत में नहीं लेना चाहती, उसका एक और वजह है बीएमसी की बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव बीएमसी के आने वाले हैं, और वो नहीं चाहते थे कि एकनाथ शिंदे नाराज हो अंदर और किसी भी प्रकार की कोई भीतरघात हो बीएमसी के चुनाव के दौरान, क्योंकि बीएमसी के चुनाव उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य को वन वे और अनदर पूरी तरह से तय कर देगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो जब एकनाथ शिंदे इस तरह की का डिमांड करने लगे, तो मुझे लगता है जब लास्ट में भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जिस तरह से जीत मिली है और जिस तरह से ये मामला खिंचता जा रहा है, ये थोड़ा लंबा खिंचता जा रहा है। फिर यहाँ पे जो उनके सांसद थे, 9 सांसदों से बात कराई गई, एकनाथ शिंदे को समझाया गया कि जो सिनेरियो है उसमें आपके पास कोई एल्बो रूम नहीं है। पहले दिन से क्लियर था आपके पास कोई एल्बो रूम नहीं है, और बियॉन्ड द पॉइंट आप जाने की कोशिश करेंगे तो पार्टी के हित में अच्छा नहीं होगा। और मुझे लगता है धीरे धीरे एकनाथ शिंदे को समझ में आ गया, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे इस रियलिटी को। कहना आसान होता है कि सत्ता से कोई लोभ नहीं है, लेकिन सत्ता से आपको वो लोभ दिख रहा था। तो जब फाइनली बीजेपी को समझाना पड़ा, देवेंद्र फडणवीस की 2 मुलाकात हुई वर्षा में एकनाथ शिंदे के साथ, और उसके बाद एकनाथ शिंदे मान गए। मुझे लगता है कई बार शिवसेना के ग्रुप से किसी लीडर ने ये जरूर उड़ा दिया, जैसे आज दोपहर में चला था कि एकनाथ शिंदे शपथ नहीं लेंगे। मुझे लगता है ये सब बेकार की बात है। आगे एकनाथ शिंदे शपथ नहीं लेंगे अगर, तो कोई भी विधायक शपथ नहीं लेगा। ये सब जो समर्थन देंगे, ऐसा मुझे लगता है कि पूरी तरह से एकनाथ शिंदे डिस्क्रेडिट हो जाते यदि एकनाथ शिंदे या उनके समर्थक इस तरह की किसी प्रकार की कोई हरकत करते, पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो जाते पब्लिक के सामने। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, किसी भी प्रकार की मेहनत करनी पड़ती सरकार बनाने में। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इनके पास करना इनको यही था। और आप जानिए कि मतलब न्यूज़ 9 ने, TV 9 ने, हम लोगों ने पहले दिन से एक खबर चला रखी, तमाम मीडिया हाउस ने चलाया, ये बनेंगे क्या, शिंदे बन सकते हैं क्या, वो एक महज सेंसेशनलाइज
तरीके में चला, पहले दिन से जो हम चला रहे हैं, आज देखिए शाम को 5:30-6 बजे एग्जैक्टली वही हुआ। बिल्कुल ब्रजेश जी, पंकज जी, दोनों लोगों का ही शुरुआत से ये दावा था कि बनेंगे तो अंततः देवेंद्र फडणवीस ही, और वही हुआ भी। मैं अभी समझना चाहता हूं कि भाई मान गए एकनाथ शिंदे, और अजीत पवार तो मुझे लगता है पहले दिन से तैयार थे देवेंद्र फडणवीस के नाम पे कि वो मुख्यमंत्री और वो डिप्टी सीएम बनेंगे। लोग मुझे लगता है अब जानने को ये आतुर होंगे कि अन्य मंत्रियों ने तो शपथ ली नहीं है, तो उसकी तारीख आएगी जब लेंगे। मगर मंत्रालयों का बंटवारा, डील तो अंत इसी पे लॉक होती है कि किसके पास कौन सा मंत्रालय आएगा। इसको लेकर भी मैंने देखा तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में कि बड़ी बहस चली कि गृह मंत्रालय किसके पास होगा। एकनाथ शिंदे चाहते थे कि अगर वो डिप्टी सीएम रहें तो गृह उनके पास रहे। शहरी विकास, हाउसिंग, वित्त, इस तरह के तमाम बड़े मंत्रालय, इनको लेकर एक लंबी बहस चली है। क्या कुछ डील कुछ फाइनल हुई है? देखिए, जो हमें बताया गया, जिन दो चीज़ों पर इनको सबसे ज़्यादा मतलब ये चाहते थे इन्हें मिले, एक स्पीकर, जो पहले दिन से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कि असंभव चीज़ है, कोई भी राजनीतिक पार्टी जिस तरह से राजनीतिक उठापटक चलती रहती है, स्पीकर के पोस्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, चाहे वो बाकी किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करे। दूसरा, गृह, ये भी कोई पार्टी जो सत्ता में है वो किसी भी सूरत में, और जो बड़ी डोमिनेंट पार्टी, वो किसी भी प्रकार से इसको अपने हाथ से नहीं जाने देगी, चाहे इसके सहयोगी दल कुछ भी सोचते रहें। मुझे लगता है ये जितनी तमाम पोस्चरिंग के बाद वो एकनाथ शिंदे भी वही पोर्टफोलियो होल्ड करेंगे जो पहले कर रहे थे। उनको शहरी विकास मंत्रालय, उनको रेवेन्यू मिल सकता है, और अजित पवार को इरिगेशन और फाइनेंस मिल सकता है। इसकी अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से बीजेपी को इसके अलावा जितने भी प्लम पोस्टिंग है वो सारी बीजेपी को मिलेगी, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि बीजेपी के पास जो संख्या है विधायकों की अब 132 है। ये अब तक के मुझे नहीं लगता कि पिछले 20-25 सालों में किसी एक सिंगल पार्टी को की इतनी संख्या है। तो बीजेपी के अपने भी विधायकों की एस्पिरेशंस होगी, बीजेपी के अपने भी जो कद्दावर नेता है उनकी एस्पिरेशन होगी। पार्टी सहयोगी दल के चलते अपने कद्दावर नेताओं की राजनीतिक हत्या नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है ये 2-3 जो बड़े बड़े मंत्रालय इन लोगों को मिलेंगे, लेकिन न गृह मिलेगा न स्पीकर का पोस्ट मिलेगा। बिल्कुल, जैसे ब्रजेश जी ने कहा पंकज जी, गृह मंत्रालय और स्पीकर, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं अगर देखा जाए सरकार के लिहाज से। और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। जब पिछली बार डिप्टी सीएम बने देवेंद्र फडणवीस, तब भी होम उन्होंने अपने पास ही, गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा था। देवेंद्र फडणवीस से इस बार उनकी अपील थी, या चाह रहे एकनाथ शिंदे ऐसा कहते हैं कि गृह इस बार उनको मिल जाए। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो थोड़ी बहुत नाटक नौटंकी हुई, जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि ये तो पहले से क्लियर था कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, तो मुझे लगता है कि आप पॉलिटिक्स में बार्गेन करने की भी कला होती है, और आप कितना बेहतर बार्गेनर हैं। महाराष्ट्र में ही आप देखिए, शरद पवार जोरदार बार्गेनर हैं, या आप ऐसे इंडियन पॉलिटिक्स में देखें तो पिछले 20 साल से नीतीश कुमार का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। तो बार्गेनिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है और समय उसको किस तरीके से साथ देता है। नीतीश तीसरे नंबर की पार्टी थे, फिर भी सीएम पद का ऑफर था, क्योंकि उसका इंपैक्ट नेशनली पड़ना था। पीएम कभी भी नीतीश के बगैर कंफर्टेबल नहीं रहे। पर क्या ये स्थिति महाराष्ट्र में थी? ये सेना वाले चाह रहे थे, हालांकि वही मैं आपको कह रहा हूं कि क्या ये स्थिति महाराष्ट्र में थी? नहीं थी। इसलिए जब महाराष्ट्र की तुलना बिहार से की जाने लगी तो मुझे लगा कि शायद वो एक कहने के लिए या पॉलिटिक्स करने के लिए या अपनी बातों को ऊपर रखने के लिए ऐसी तुलना कर रहे हैं, जबकि दोनों तुलनात्मक दृष्टि से, एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरे तरफ एकनाथ शिंदे, एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, एक तरफ इनकी शिवसेना, और एक्सीडेंटल और तीसरी तरफ 132 इनके पास, और इनके पास 132 विधायक, और तब वो सीएम कैसे हो सकते हैं? तो इसमें तो मुझे पहले से ही क्लैरिटी थी कि सीएम नहीं बनने जा रहे। दूसरी बड़ी बात, जब ये बार्गेन कर रहे थे तो मुझे ये लग रहा था कि शायद जैसे कांग्रेस झारखंड में कोशिश की कि मुझे स्पीकर का पद दीजिए, स्पीकर का पद कौन देता है ये जानिए। बिहार में नीतीश कुमार ने आरजेडी को स्पीकर का पद दे दिया था, आपको याद होगा, और उसको लेकर के बहुत रस्साकसी हुई, पहले स्पीकर हटाना पड़ा और क्या क्या ड्रामा हुआ, जबकि उस समय यह तय था कि नीतीश प्राइम मिनिस्टेरियल एस्पिरेशन रखते हैं, वो केंद्र की राजनीति करेंगे, इसलिए अब समाजवादी नेता होने के साथ साथ अब वो आरजेडी के ही साथ रहेंगे। पर जैसे ही उनका ये भ्रम टूटा, उसके बाद इनको समझ में आया कि ये क्या गलती कर दी।
तो स्पीकर का पद देने का सवाल ही नहीं उठता है। होम, जब डेप्यूटी सीएम थे तब तो इन्होंने होम रखा, तो होम कैसे देंगे? मुझे साफ दिखाई पड़ रहा था कि होम के लिए ये बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम नहीं तो होम मिनिस्ट्री तो दे दो। बाद में खुल करके भी आ गया कि होम मिनिस्ट्री पर मैं ये बात जान रहा था कि ना इनको होम मिनिस्ट्री मिलेगा और ना ही इनको फिनेंस मिनिस्ट्री मिलेगा। फिनेंस और कृषि ये निश्चित तौर पर अजीत पवार को मिलने जा रहा है, जो मैं समझ पाता हूं। कृषि इसलिए मिलेगा क्योंकि उनके चाचा कृषि मंत्री के रूप में, अगर उनको अपने चाचा को डाउन करना और उस इलाके में एक बेहतर कृषि प्रो नेता के तौर पर इनको अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, तो इनको कृषि मंत्रालय तो चाहिए और फिनेंस मिनिस्ट्री इनके पास थी भी, इसलिए ये दोनों मंत्रालय इनके पास जाएगा। मुझे लगता है राजस्व, जो रेवेन्यू ब्रजेश जी ने कहा, और साथ ही साथ अर्बन डेवलपमेंट, ये इनको मिलेगा। और जहां तक सवाल है कि कितने मंत्री बनेंगे, तो ये एक फॉर्मूला निकाला जाएगा। मेरे पास जो जानकारी है उस हिसाब से 6 या 7 विधायक में 1 मंत्री होंगे। पर एक बात आप बहुत साफ तौर पर समझ लीजिए कि 2019 में बीजेपी से एक गलती हुई, एक मैसेज चला गया कि बीजेपी अपने एलआई के साथ बेहतर संबंध नहीं रखती है। विरोधी लोग कहने लगे शिरोमणि अकाली दल का क्या हुआ, शिवसेना का क्या हुआ, खत्म कर देती है। तो इस बार इनको ये मैसेज नहीं देना था, ये दिखाना था कि देखिए हम एलआई को कितना मनाते हैं, कितना समझाते हैं, और शिवसेना को ये दिखाना था कि देखो बाला साहब ठाकरे के हम फॉलोअर्स हैं, इसलिए हम सत्ता के लिए, ऐसा नहीं है कि सत्ता की लोलुपता मेरे अंदर इतनी ज्यादा नहीं है कि हम उनके पैर पे गिर जाएंगे। इसलिए ये बार्गेन का दौर चलता रहा। अपने लोगों के बीच एक मैसेज देने में एकनाथ शिंदे ने जोरदार काम भी किया और यह भी मैसेज देने का प्रयास किया कि देखो हमें सत्ता की कोई लालच नहीं है, तुम लोगों ने कहा इसलिए मैं जा रहा हूं। क्योंकि बात यह भी उठी कि अरे आप संयोजक बन जाइए, और इसको रामदास अठावले ने इस बात को हाँ भी कहा कि हाँ उनको ये ऑफर दिया गया है। बात ये भी उठी कि केंद्र में मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन शिव सैनिक नहीं चाहते थे कि ये बाहर जाएं, या खुद एकनाथ शिंदे नहीं चाहते थे। कुल मिलाकर के आप देख लीजिए, हुआ वही जो बीजेपी चाहती थी और होगा भी वही, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से प्लेस्ड है उसमें बीजेपी के साथ बार्गेन करने की स्थिति में वहां कोई नहीं है। एक बात बिल्कुल साफ है। और दूसरी बड़ी बात जो बीजेपी चाहती थी कि उनके विरोधियों में यह मैसेज नहीं जाए कि एकनाथ शिंदे को वो ट्रीटमेंट नहीं मिला जिसके लिए उधर गए कि मुख्यमंत्री बनना है, और अब देखिए अब डिप्टी सीएम बनना पड़ रहा है, कैसे उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये सारा मैसेज शिव सैनिकों में नहीं जाए, इसलिए इतने लंबे दिन का ये सारा कुछ लंबा चला। फाइनली देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल लंबा चला पूरा ये जो दौर था, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, डिप्टी सीएम शपथ कौन लेगा। मुझे लगता है कि इतना बड़ा मैंडेट था तो महाराष्ट्र की जनता थोड़ी ऊबी भी होगी कि इतना बड़ा मैंडेट दे दिया, अभी भी आप लोग उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हो, कौन मुख्यमंत्री कौन उप मुख्यमंत्री। अंततः फैसला हो गया है। मेरे मन में देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक सवाल है आप दोनों लोगों से, क्योंकि अब जब वो दोबारा से फुल फ्लैश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए हैं और जिस तरीके का मैंडेट मुझे लगता है 5 साल सरकार कंफर्टेबल चलेगी भी, तो ऐसे में अब उनका पर राष्ट्रीय फलक पर भी मुझे लगता है तमाम लोग देखने लगेंगे कि उनकी दावेदारी, प्रधानमंत्री मोदी के बाद दावेदारों की बड़ी गिनती होती है ना। योगी आदित्यनाथ का नाम आता है, ऊपर गृह मंत्री अमित शाह का नाम आता है, अब देवेंद्र फडणवीस का भी नाम मुझे लगता है उतनी ही मजबूती से चलेगा, क्योंकि रेवेन्यू, पैसे के लिहाज से आर्थिक नगरी महाराष्ट्र, मुंबई, उस पर उनका कब्जा होना, दूसरी बार फुल फ्लैश मुख्यमंत्री बनना, तो उनका राष्ट्रीय पोस्चर जो बनाया जाएगा उसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, भविष्य में झांकना ये एक बड़ी, हर आदमी के अंदर बड़ी अद्भुत उत्सुकता होती है। हर आदमी चाहता है मैं अपना भविष्य जानना चाहूंगा कि मैं क्या करूंगा, और उसी लिहाज से मुझे लगता है पत्रकारों का ये प्रिय शगल है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन। मुझे लगता है कि राजनीतिक विरासत नॉर्मल विरासत की तरह नहीं होती कि आप अपने अपने पुत्र के नाम आपने विरासत लिख दी और वो विरासत आपके पुत्र को मिलेगी ही मिलेगी। भारतीय राजनीति बड़ी अद्भुत चीज़ होती है। आपने देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया, महज 6 महीने पहले, सिर्फ 6 महीने पहले देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में
एकदम डाउन एंड आउट फील कर रहे थे। उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बेहद करारी हार मिली। और आज 5 महीने बाद देवेंद्र फडणवीस सबसे तगड़े मैंडेट के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी हटेंगे और उसके बाद अगला कौन बनेगा ये उस वक्त की राजनीतिक परिस्थिति ही तय करेगी। जैसे बहुत सारे लोग कहना नहीं नहीं मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह बनेंगे या उस तरह का की कैरिस्मेटिक वैल्यू होगी। बड़े सारे दावेदार हैं और उसमें वो उस वक्त की राजनीतिक परिस्थिति क्या होगी वो ही तय कर पाएगी। क्योंकि आप योगी आदित्यनाथ को भी आप मानेंगे कि वो सबसे बड़े सूबे से आते हैं और प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में है कि 80 सीट लोकसभा सीट है। तो जो 80 में 70 जीत गए तो उनसे ज़्यादा किसी और का नहीं होगा। और हार्डलाइन हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार भाई कटोगे तो बटोगे जिसका एक डिसेंट चंक आप मानते हैं कि महाराष्ट्र में जिसने आपको जीत दिलाई, शरद पवार खुद मान रहे हैं शरद पवार को, तो वो योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया। ये हरियाणा में भी कटोगे तो बटोगे तो कटोगे का काफी ऊपर। तो मेरा मानना यह है कि कई सारे दावेदार हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दावेदार है कि देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ के बीच रस्साकशी है या अमित शाह उसमें शामिल है। मुझे लगता है कि ये मतलब भविष्य में वो वाली चीज़ है कि हम जानना चाहेंगे कौन क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री का कद, बहुत लोग कहते हैं कि आप इसे चापलूसी की तरह देख सकते हैं, आप इसे कैसे भी देखना चाहें। ये फैक्ट है कि 2013 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन पॉलिटिक्स पे एकदम कॉलोसस की तरह छाए और उनका जो जिस तरह से विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं भी उसके सामने खड़ी नहीं होती। इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता भी शामिल हैं। बड़ा नेता वो नहीं होता जो अपनी सीट जीतता, बड़ा नेता वो होता है जो अपने दम पर 50 को जिता के लाता है। ये काबिलियत अभी राजनीतिक उसमें यदि आप लोकसभा की बात करें तो सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी और में नहीं है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको? देखिए इन्होंने तो बड़ा, ब्रजेश जी ने शांत तरीके से बता दिया हमको कि भाई देखिए उस समय की परिस्थितियों पर तय होगा, दावेदार तो कई हैं। देखिए मैं भी मोटे तौर पर इनसे सहमत हूँ क्योंकि बहुत तरह की बात होती है, बहुत सारा चीज़ है। आप ऐसे भी ओवरऑल सिनेरियो देखिए तो विपक्ष का आज के टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जातीय जनगणना, ओबीसी को समुचित रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, एनडीए जो है ओबीसी विरोधी है, दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, तरह तरह की बात है। और आप जिन नामों का जिक्र कर रहे हैं आप उन नामों में ये भी तो देखेंगे कि इनमें से कौन ओबीसी से आते हैं। प्रधानमंत्री का ओबीसी से होना, आप इस बात को समझिए कि वो सारे दावों को खारिज कर देता है जो विपक्षी इन पर लगाते हैं। तो ये भी तो एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि आप 14 में देखें कितना % वोट मिला था, आप 19 में देखें कितना % वोट मिला था, तो आप पाएंगे कि डबल फिगर हो, 44% से भी ज़्यादा लोगों ने वोट किया था। तो सवाल ये है, और इस बार जब बात आ गई संविधान पर, इस बार हो गई कि एंटी दलित हैं, संविधान बदल देंगे, तो आंकड़ा कहां पहुंच गया। मुझे लगता है बीजेपी इन चीजों को भी इग्नोर नहीं करेगी। देवेंद्र फडणवीस की क्या कास्ट है ये भी देखना पड़ेगा। दूसरा, योगी आदित्यनाथ को लोग जब उनको क्रिटिसाइज करने पे उतरते हैं तो फिर उनको बिस्ट कह के सबसे ठाकुर नेता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि वर्तमान समय में पॉलिटिक्स, और वो भी नेशनली, ये ओबीसी का जो लाइन है उससे अलग मुझे दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए कोई और नाम सामने आ जाए तो आप हैरान मत होइए, पर इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि अभी फिलहाल 3 बड़े नेता दिखाई पड़ते हैं। एक अमित शाह हैं, दूसरे योगी आदित्यनाथ हैं और तीसरे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी लिया जा रहा था कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं अगर महायुति की सरकार नहीं बनती है तो, क्योंकि पीएम के भी पसंदीदा हैं और साथ ही साथ आरएसएस भी इनको बेहद पसंद करता है। पर फिर मैं वही बात कहूंगा कि जो ब्रजेश कह रहे थे कि अभी बहुत आसानी से कह देना कि ये पीएम हो जाएंगे, इसकी संभावना मुझे बहुत कम दिखाई। और भारत की राजनीति वैसे भी इतनी जटिल है कि उसको आप आज के लिए कह दें कि आज से 10 साल बाद क्या होगा तो कहना बड़ा मुश्किल है। तमाम फैक्टर्स काम करते हैं, इसीलिए जैसा कि ब्रजेश ने कहा कि तात्कालिक तौर पर उस समय क्या परिस्थितियां रहेंगी उस हिसाब से चीज़ें तय होंगी, तो उस समय का भी इंतजार करेंगे। बाकी अभी की जो फिलवक्त खबर है वो यही सबसे बड़ी है कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं महाराष्ट्र के, और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए हैं। अब इनका मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, किसके पास कौन से मंत्रालय आएंगे, इस पर हमने चर्चा की, क्या फॉर्मूला निकला उस पर चर्चा की। बाकी
जब सब कुछ तस्वीर सामने आएगी मंत्रालयों के बंटने की, वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। आपको ये बातचीत कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।